परम पूज्य स्वामी जी, बाना सिंह जी, आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ इस युवा पीढ़ी को जो कि आज इस देश की आन बान और शान है और जो देश की ताकत है, इसको भी सलाम करता हूं। अभी जो हमारे एक प्रेरणा के स्रोत रहे बाना सिंह साहब जी, इन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव सियाचिन ग्लेशियर का बताया। हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, देश के अलग अलग कोने से आए हुए तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर इस जगह पे इकट्ठे होकर के एक साथ एक सेलिब्रेशन मना रहे हैं। हम सबका अनुभव सुन करके वापस हम अपने अपने फील्ड में चले जाएंगे। सिर्फ तालियां बजा करके आनंद लेकर के यहाँ से चले जाएंगे तो बहुत बेकार है। फिर यहाँ पर इकट्ठा होना या हर जगह कहीं पर भी हम इकट्ठे होते हैं, बहुत बेकार है। ये स्वामी जी ने बहुत कुछ सोच समझ करके ये सब कुछ एक सेलिब्रेशन कराया है कि यहाँ पर जो आए हैं, अलग अलग सेक्टर से लोग आए हैं, सभी आकर के अपने अपने अनुभव को बताते हैं। वो अनुभव हम जरूरी नहीं कि उसी फील्ड में जाकर के उस काम को करके दिखाएं। हम जहां पर जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड से ऐसा कुछ चीज करें कि हाँ, उस फील्ड के लोगों को कुछ एक ऐसी सहूलियत दे सके कि ताकि वो अपने काम को और बेहतर कर सके। ये सोच करके, ये सीख लेकर के यहां से जाना, और नहीं तो यहां पर आने का, स्वामी जी का इतना बड़ा जो है ऑर्गेनाइज करने का कोई मतलब नहीं होगा। बाना सिंह जी से बहुत प्रेरणा लिए हमने भी। उस समय हम कॉलेज के अंदर, कॉलेज में तो गया ही नहीं, स्कूल के अंदर सिर्फ कॉलेज तक जाने का मौका नहीं मिला स्वामी जी, बस स्कूल तक गए। और जैसा कि अभी स्वामी जी ने पढ़ करके सुनाया था, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षिक जो संस्थान है और परिवार, ये दो ऐसी संस्था हैं जो बच्चे के अंदर बहुत बड़ी ताकत यानी संस्कारों की ताकत देती हैं। और संस्कार की ताकत एक ऐसी ताकत होती है कि उसको गोली भी भेद नहीं सकती है, गोली भी उसको सुराख नहीं कर सकती है। क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा इंसान को ताकतवर बनाती है, और ताकत वो काम कर देती है कि हर एक मुश्किल हालातों के अंदर इंसान को उससे निकलने का, लड़ने की ताकत देती है। वही एक शिक्षा है। और तभी तो मुझे परिवार से भी बहुत बड़ी शिक्षा मिली, संस्कार मिले, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक्स सर्विसमैन थे, फौजी थे। उन्होंने 71 और 65 की लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो वो अपनी एक कहानियाँ बताया करते थे कि लड़ाई के अंदर ये होता है, लड़ाई के अंदर ये होता है। तो हम मन के अंदर एक टीस हुई, एक इच्छा जागृत हुई कि हमें भी लड़ाई, फौज के, सेना के अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में लड़ाई में ये होता है। और ये फिर एक सपना सजने लगा, और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सपना जो है ईश्वर पूरा कर देगा। और उस सपने ने सोने नहीं दिया, और मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में मैं सेना के अंदर भर्ती हो गया। और एक ऐसे रेजिमेंट के अंदर मैं पोस्टिंग गया जहां पर, जिसकी अभी किताबों के अंदर कहानियां पढ़ करके गए थे, मेजर होशियार सिंह, CQMH अब्दुल हमीद, जिन्होंने 1965 के अंदर इतने टैंकों को अकेले उड़ा दिया। तो वहां की जो कहानियां, वो संस्कार, वो भी हमारे ट्रेनिंग के अंदर शामिल हुए और हमें ताकत मिलने लगी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हमें 18 ग्रेनेडियर्स के अंदर पोस्ट किया गया। तो हर एक जगह से हमें शिक्षा मिलती है। कोई ऐसा नहीं कि कॉलेज और स्कूल के अंदर जाकर के ही हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हर जगह से शिक्षा मिल सकती है, सिर्फ अपने अंदर एक रुचि होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। और शिक्षा ये नहीं है कि अपने से मिलती है, शिक्षा दुश्मन से भी मिलती है, उसको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर के एज ए काउंटर टेररिज्म के बरखिलाफ जो हमारा वो चल रहा था ऑपरेशंस, उसमें हिस्सा लिया, देखते रहे। तो एक मुझे वो वाकया याद है कि कश्मीर वैली का, कि शाम के वक्त टेररिस्टों की जो छानबीन चल रही थी, उसमें हमारे 2 साथी शहीद हुए थे।
और लास्ट जब शाम का टाइम था तो पुआल था, पुआल के अंदर वो बैठे हुए थे, वहां से उसने फायरिंग किया तो 2 बंदे शहीद हुए। उसको उसकी दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं, लेकिन फिर भी 4 मीटर का फेंस था, उस फेंस को कूद गया वो टेररिस्ट। ये हम जैसे जो बिल्कुल नए रिक्रूट्स थे, हमें तो सीखने को बहुत अच्छा मिला कि यार इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये जब कूद करके भागने की कोशिश कर सकता है तो हम तो वेल ट्रेंड हैं, हम क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं, इतना विल पावर हमारे अंदर क्यों नहीं। वो कूद तो गया, लेकिन उसको भागने तो फौज ने नहीं दिया, ऑन द स्पॉट वहीं पर इतना मार दिया, पूरा उसका सर उड़ गया था। लेकिन वहां से एक शिक्षा मिली कि व्यक्ति को कितनी भी गोलियां लग जाएं, कठिनाइयां क्यों ना हो जाएं, लेकिन उसको अपनी सहन शक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा लड़ना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। ये एक उसने शिक्षा दी उस टेररिस्ट ने। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वर्ष 1999 आ गया। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक और सेना को यह नहीं पता था कि अभी वर्ष 1999 हमारे देश के लिए क्या लेकर के आ रहा है। धीरे धीरे वर्ष 1999 के भी समय व्यतीत होने लगा, क्योंकि उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी दोनों देशों के बीच एक सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहे थे। तो दोनों देशों की जो जनताएं थी, लग रहा था कि अभी एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, एक इंसानियत जिंदा रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के कुछ एक हुक्मरान ये नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता रहे, इंसानियत जिंदा रहे, और उन्होंने वही फायदा उठाया। 1971 का एक शिमला समझौता था, जिसके तहत कारगिल, बटालिक, द्रास जैसी दुर्गम पहाड़ियां जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, उसका उल्लंघन उन्होंने किया, क्योंकि ये समझौता था कि विंटर के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आ जाएंगी। हमारी भारतीय सेना बहुत एक अनुशासन प्रिय सेना रही है और है आज भी। तो अपनी सेना उसी कानून के तहत विड्रॉल होकर के अपने बेस कैंप में थी, लेकिन वो बेस कैंप में नहीं जाकर के उन्होंने हमारे तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। और जब विंटर के बाद हमारी सेना ऊपर चढ़ने लगी तो हमारी सेना के एक साथ उन्होंने फायरिंग किया, और सबसे पहले एक पेट्रोलिंग गई थी कैप्टन सौरभ कालिया, जो पूरी की पूरी उन्होंने कैप्चर कर ली, और उसके पूरे अंग पंग काट करके जो एक अमानवीय क्रूरता जो इंसानियत के बरखिलाफ इस धरती के अंदर होती है, उस चीज को किया। और वो आपने टीवी और अखबारों के माध्यम से पढ़ा और सुना होगा, देखा होगा कि उनकी डेड बॉडियों के साथ में क्या दुर्दशा किया था। उसके बाद देश के अंदर एक आग सी फैली और बहुत बड़े स्तर के ऊपर उस ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए अलग अलग से लोगों को इकट्ठा, पलटन्स को इकट्ठा शुरू किया। तो उस समय मेरी बटालियन जो कि कश्मीर वैली के अंदर थी, वहां से उसको उठा करके द्रास सेक्टर भेजा गया। और आप ये सब जानते हैं कि किसी भी अगर काम को करने जाते हैं तो उससे पहले जरूरी होता है कि उस काम के बारे में बहुत गहराई से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप के अंदर जो वो इंफॉर्मेशन है, आप उसके काम के बारे में जानते हैं, तो एक अच्छा प्लान बना करके आप उस काम को, अपने उस एम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है तो आपका एम कभी हासिल नहीं होगा। तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन थी टेररिस्ट की। एज ए टेररिस्ट के बरखिलाफ हमारी बटालियंस ने द्रास सेक्टर के अंदर आकर के सबसे पहले तोलोलिंग पहाड़ी, जो कि नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले एक ही लाइफ लाइन थी, वहां से उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ था। उस इलाके से जो है उस पहाड़ी को कैप्चर करना बहुत जरूरी था, ताकि हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट की गाड़ियां आगे की तरफ जा सकें। तो वहां से चढ़ना शुरू किया। उनके पास एडवांटेज था, ऊपर बैठे हुए थे, दूर तक देख सकते थे, दूर से हमें आसानी से बर्बाद कर सकते थे। और मेरे साथियों, ये बिल्कुल सत्य का निस्वार्थ भाव से और सच्ची श्रद्धा से किसी काम को करते हैं तो ईश्वर शक्ति साथ देती है। उस समय मौसम इतना खराब हुआ कि विजिबिलिटी 1 मीटर तक की भी नहीं थी। हमारी फौज ने जब चढ़ना शुरू किया तो उनको यह तो पता चल गया कि हिंदुस्तान की फौज ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन किस रास्ते का इस्तेमाल करके ऊपर आ रही है भी उनको पता नहीं था, उस धुंध की वजह से। 2 दिन के बाद ऊपर पहुंचे तो देखा वहां पर बिल्कुल सामने दुश्मन, बिल्कुल मौसम क्लियर हो गया।
50-60 मीटर रहा होगा उनका और हमारा फासला, तो उधर से ऊपर से इतना बम्बारमेंट किया कि हमारी बटालियंस को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। तभी बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने उस लड़ाई को जीतने के दूसरा तुरंत एक प्लान बनाया कि बटालियन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, चार्ली और डेल्टा कंपनी को इस तरफ से, 2 कंपनियों को इस तरफ से, ताकि मल्टीपल अटैक हो सके और दुश्मन की ताकत को तोड़ करके आसानी से कब्जा किया जा सके। इस तरह से जब वहां पे प्लान बन करके और अटैक पर अटैक शुरू हुए, पर फर्स्ट में एक नायक सूबेदार लालचंद साहब की टीम अटैक के लिए गई और पूरी की पूरी टीम शहीद हो गई। अगले दिन फिर दूसरे दिन एक के बाद एक अटैक शुरू हुए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का भी सहारा लिया गया, उसका भी कोई असर नहीं होने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थर के नीचे से निकाल करके मिट्टियां उन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे, तो उस बम्बारमेंट का कोई असर नहीं पड़ता था। फिर 28 मई को हिंदुस्तान के अटैकर हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स उन पहाड़ियों के ऊपर अटैक करने गए, तो तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 3 हेलीकॉप्टर फायर करने के लिए आए थे, उसमें से एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सेना ने गिरा दिया, कारगिल के अंदर MiG-21 को गिरा दिया। तब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की सेना को पता चला कि यहां पर टेररिस्ट नहीं बल्कि रेगुलर आर्मी है, क्योंकि टेररिस्ट के पास में गाइडेड मिसाइल नहीं होते। उसके बाद ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया और उसी रात को फिर हमारे मेजर राजेश अधिकारी साहब, उनकी अटैक हुआ, तो वो बहुत नजदीक तक उनके पास पहुंचे, गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई, हैंड टू हैंड फाइट हुआ और उसी फाइट के अंदर वो भी पूरी की पूरी टीम शहीद हो गई। उनकी डेड बॉडियां उनकी बिल्कुल मोर्चों के अंदर पड़ी हुई थी, हम वहां से रिकवर नहीं कर पा रहे थे। फिर दोबारा से प्लान बना और आखिरकार 2 जून को लास्ट अटैक, क्योंकि सीओ के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा हायर कमांडर्स का कि इतना कैजुअलिटी हमें मंजूर नहीं है, ठाकुर अपनी पलटन को उतार लो, हम दूसरी पलटन को भेजेंगे। लेकिन मैं अपने साथियों को यह बताना चाहता हूं कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसी संबंध, ये एक लगाव पैदा करते हैं, अपनापन पैदा करते हैं और एक ताकत भी देते हैं। एक सीओ से लेकर के, एक बटन कमांडर से लेकर के एक जवान तक जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थे, ऐसे एज ए पेरेंट्स एंड चाइल्ड, यानी बच्चे माता पिता की तरह थे। उन्होंने बोला कि हायर कमांडर्स को बोला, नहीं, जब तक मेरे बच्चों की डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई है हम नीचे नहीं आ सकते। अपने बच्चों की डेड बॉडी को लेकर के नीचे आऊंगा या तो यहीं पर यह पूरी की पूरी बटालियन वीर गति को यहीं प्राप्त हो जाएगी। तब उन्होंने एक नारा दिया था, विजय या वीर गति, या तो विजय प्राप्त करके हम नीचे आएंगे या वीर गति को प्राप्त होकर के। वहां पर फिर 2 जून को अटैक हुआ, तो उसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, जो कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जो उस कारगिल के युद्ध के अंदर शहीद हुए। और वहां से वो दिन तो बहुत ही एक मनहूस दिन साबित हुआ। सीओ साहब पीछे पीछे चल रहे हैं, टवाइसी साहब आगे आगे, कि जब अटैक के पास नजदीक पहुंचे, क्योंकि दुश्मन इतना सरप्राइज मेंटेन करके बैठा था कि वो तब फायर खोलता था जब दुश्मन उनके नजदीक पहुंचता था और उनको लगता था कि अभी इनमें से कोई बचेगा भी नहीं। टवाइसी साहब को ऐसे ब्रस्ट मारा तो वह यहां कमर से नीचे उनको ब्रस्ट लगा, आगे की तरफ गिरे। उनके जो ऑपरेटर था उन्होंने सीओ को कॉल किया कि सर टवाइसी साहब को गोली लगी है। टवाइसी साहब, सीओ साहब ने बोला हाँ दिखाई दे रहे, बोला हाँ दिखाई दे रहे। तभी सीओ का जो ऑपरेटर था उसको हेडशॉट हो गया। सीओ खुद सेट लेकर के दौड़े, उनके पास नजदीक पहुंचे, पहुंचने के बाद देखा तो तब तक उनकी सांसें चल रही थी। तो ये मोबाइल कम्युनिकेशन था नहीं पहले, तो सैटेलाइट वाले फ़ोन हुआ करते थे। सीओ साहब ने उनके घर में टेलीफोन मिला दिया कि कम से कम मैडम से तो बात करो। उधर से मैडम ने सिर्फ हेलो कहा था और इधर से टवाइसी साहब के प्राण पखेरु हो गए, एक शब्द भी तो नहीं बोले। उसके बाद फिर दोबारा से एक प्लान बना। प्लान बनने के बाद और 12 जून 1999 को हिंदुस्तान ने पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी को प्राप्त किया। हम वापस विड्रॉल हुए। वापस विड्रॉल आने के बाद 4 दिन के बाद एक और टास्क हमें मिला, टाइगर हिल, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर सबसे जरूरी होता है हाइट्स को पकड़ना। अभी तक हिंदुस्तान की फौज ने नीचे वाली चोटियों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था,
लेकिन जो हमारी नीचे सफलता मिली थी, उस सफलता को असफलता में तब्दील करने लगे थे पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि इतनी उनके पास सारा कुछ वहां का लोकेशन का जो ग्रिड रेफरेंस था, सीधा ऊपर से बम्बारमेंट करके हमारी सफलता को असफलता में और ज्यादा कैजुअलिटियां बढ़ने लगी। तो फिर मीटिंग्स हुई हायर कमांडर्स का कि सबसे पहले हाइट्स को पकड़ा जाए ताकि नीचे वाली चोटियों के ऊपर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। तो उसी सिलसिले के अंदर जो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, जो कि पूरा वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, उस पहाड़ी को कैप्चर करने के लिए हमारी बटालियंस को चुना। और बटालियंस कमांडर ने जब देखा कि हमें एक और महत्वपूर्ण टास्क मिला है, तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे जो साथी, जिस बना साहब बोले बदले की भावना कब आएगी? जब अपनापन होगा, जब लगेगा कि ये मेरा है। तो हमें लगा कि हमारे अपने भाइयों का बदला लेने का एक और मौका हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। तभी पूरा टीम का प्लान बनने लगा कि किस तरह से कौन क्या करेगा। तो घातक प्लेटून, जैसे कमांडो टुकड़ी हर एक बटालियन के अंदर होती है, उसको सबसे पहले टाइगर हिल के जस्ट पीछे की तरफ, जहां से बिल्कुल 90 डिग्री की चढ़ाई थी, वहां से जाकर के अटैक करना था। तो उस टीम का जो एक सदस्य होने का एक मुझे गौरव और सौभाग्य मिला। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि व्यक्ति के कोई पद या रैंक उसकी पहचान नहीं बनाती, बल्कि उसके कर्म, उसके कार्य पहचान बनाते हैं। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर अवतरित नहीं हुआ हूं, और ना ही कोई मेरे पास विशेष ऐसी योग्यता थी, स्किल थी कि मैं उस स्किल की बदौलत सेना के अंदर भर्ती हुआ हूं। मैं आप ही लोगों की तरह एक सामान्य सा व्यक्ति हूं, और उसी सामान्य प्रक्रिया से भर्ती हुआ एक भारतीय सेना का आम नागरिक, आम सैनिक हूं। मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है, विशेष कोई शक्ति लेकर के नहीं आया। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई थी, जब मैं शादी से वापस आया था, शादी करके आया था उसी टाइम पे, 22 दिन की लड़ाई के दौरान जो तोलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर वो जो काम मिला था फाइटिंग पोर्टर्स का, जिसमें सुबह 5:30 बजे चलते थे, अम्नेशन और राशन पानी लेकर के रात को 2:30 बजे पहुंचते थे और 2 घंटे में वापस आते थे। तो 22 जवानों की टुकड़ी थी, 22 में से सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो कंटिन्यू 22 दिन तक चले, और उसी काम की बदौलत हमारी पहचान बनी कि तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। वो हमारी पहचान बनी, और उसी काम की बदौलत हम घातक प्लेटून के सदस्य के रूप में चुने गए। तभी हमारे कमीशन होकर के एक लेफ्टिनेंट बलवान सिंह आए थे। तो हमें 4-5 दिन का रिहर्सल का समय मिला, उनकी उसको कमांड दी गई, और उसके बाद आखिरकार 2 जुलाई को हमने चढ़ना शुरू किया। और उस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में तो चुन चुन करके वो मारता था। तो पूरे रात चलने के बाद जैसे ही सुबह हुआ, फिर पत्थरों के पीछे चुपचाप पड़े रहे। उसके बाद फिर अगले दिन रात हुई, फिर चलना शुरू किया। और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि जब पहाड़ी को बिल्कुल नजदीक से देखते हैं तो उसकी पहली वाली चोटी ऐसा लगता है कि यही इसका टॉप है। जब उस टॉप पर पहुंचते हैं तो अगले वाला टॉप दिखाई देता है। दूसरे दिन जब चढ़ने लगे तो पहला वाला जो टॉप था ऐसा लगा कि यही टाइगर हिल टॉप है। उसके ऊपर चढ़े फ्लैग लगाने के लिए, तो फिर अगले वाला टॉप दिखाई दिया। फिर पूरा दिन भी हम जो है उस पहाड़ी में चलते रहे। शाम के वक्त उस टॉप पर पहुंचे तो फिर अगले वाला टॉप दिखाई दिया। तो हमारी घातक प्लेटून के साथ साथ हमारी एक कंपनी भी साथ साथ हमारे सपोर्ट के लिए चल रही थी। तो उसका कंपनी कमांडर कैप्टन सचिन निम्बालकर बोला, यार आगे बलवान में आगे के इलाके को मैं सर्च कर लेता हूं। जैसे ही वहां से आगे की तरफ सर्च करने के लिए गए तो दुश्मन बिल्कुल ठीक उनके सामने बैठे हुए थे, उनके ऊपर फायर खोल दिया। उधर से वो चिल्लाने लगे, यार हमें सपोर्ट दो सपोर्ट दो, लेकिन बिल्कुल हमारे सामने थे। हम डायरेक्ट फायर सपोर्ट भी नहीं दे सकते थे। अगर डायरेक्ट फायर सपोर्ट देते तो अपने ही बंदे खत्म हो रहे। आर्टिलरी फायर सपोर्ट भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिलरी का जो फायर सपोर्ट अगर लेते हैं तो 250 मीटर की रेंज उसका सेफ्टी डिस्टेंस होता है, वो भी बिल्कुल 0 हो गया। तभी सीओ साहब को इन्फॉर्म किया। सीओ साहब ने बोला कि जहां पर हो, जैसे भी हो, चुपचाप वहां पर पड़े रहो, जैसे अंधेरा होगा आपको निकाल लिया जाएगा। लगभग रात को 11:30 बजे उनको निकाल करके लेके आए। तभी फिर सीओ साहब ने आदेश दिया कि अभी अटैक होगा। और वहां से ऊपर वाले ने एक और मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे जब अटैक करने के लिए चलने लगे तो नंबर 1 और नंबर 2
एक मेरा नाम का, दूसरा योगेंद्र सिंह यादव था। तो उस टुकड़ी के आगे चलने वाले नंबर 1 और नंबर 2 गाड़ी के तौर के ऊपर हमें नियुक्त किया गया। वहां से हम दोनों योगेंद्र अपनी उस टुकड़ी को ले जा करके आगे ले जाने लगे, क्योंकि वो मेरे से 10 साल सर्विस में सीनियर थे, बहुत सीनियर। सुबह का वक्त था, बिल्कुल खड़ी चट्टान, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रस्सियों के सहारे हम ऊपर चढ़ रहे थे। तभी क्योंकि दुश्मन दोनों तरफ था, अंधेरे में नहीं दिखाई दिया, पत्थर तो फिसलेंगे, आवाज भी होगी, तो उनको शायद लगा या तो वो सो करके उठे होंगे, तो जब पत्थर फिसले हमारी आवाज हुई तो उनको लगा कि यहां तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई। उन्होंने इस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग किया और हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंचे, जितना ये स्टेज की बराबर बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर्स। 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए 4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। अभी हमारा उनका फायरिंग चल रहा था, तो टॉप वहां से 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर बैठे हुए दुश्मन ने देखा कि यहां तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायरिंग हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि हम ऐसी कंडीशन में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी। और साथियों, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है कि हमारे हिंदुस्तान का सैनिक, उसके शरीर अगर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसकी आखिरी सांस भी बची है, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का अगर आखिरी कतरा भी बचा है, तो उसके कदम हमेशा दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे की तरफ नहीं, कभी पीछे की तरफ नहीं। ये हमारे सैनिकों का, हमारे देश की ताकत है, हमारी सेना की ताकत है। हमने सोचा मरना ही तो है, अरे मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हम मारेंगे। तभी हमारा एक कमांडर, यह भी सत्य है कि बिना कमांडर की कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, तभी हमारा प्लेटून हवलदार, उसने बोला कि दौड़ करके इनके मोर्चों के अंदर घुस जाओ। तो हम जा करके उनकी, मगर सर हो सकता है इनमें माइन लगा दी होगी। बोला पहले माइन से मरो, गोलियों से बचो। जाकर के क्रॉल करते उनके मोर्चों तक पहुंचे, तो उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाल करके बाहर फेंका और वहां से हमने फायरिंग शुरू किया। 5 घंटे तक कंटिन्यू फायर चलता रहा। पीछे से हम बिल्कुल कट ऑफ थे और इतने मजबूर थे कि नीचे वाले साथियों को हमने अम्नेशन फेंकने के लिए बोला, कम से कम अम्नेशन तो फेंक दो। सर 2 कदम दूर अम्नेशन पड़ा है, लेकिन उस अम्नेशन को नहीं उठा सकते, इतने मजबूर कर दिए थे। बहुत धीरे धीरे तो हमारा अम्नेशन तो खत्म होना ही जाना था। जब बहुत कम मात्रा के अंदर हमारे पास अम्नेशन बचा, तो तब हमने प्लान किया कि यार अभी हम फायर तब खोलेंगे जब हमारे पास, जब बिल्कुल नजदीक हमारे दुश्मन आ जाएगा तब फायर खोलेंगे, नहीं तो फायर नहीं खोलेंगे। ये प्लान बना करके हम अलग अलग 3 पत्थरों के पास बैठ गए, और जब उनका आर्टिलरी, उनका मोटर्स का फायर आया, उसी फायर के अंदर हमने फायर बंद कर दिया। 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, गोलाबारी नहीं हुआ, तब उनको लगा कि या तो ये मारे जा चुके हैं या इनका अम्नेशन खत्म हो गया है, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला करके नीचे वालों को बोल रहे थे कम से कम अम्नेशन तो फेंकिए। जब 20 मिनट तक कोई फायरिंग नहीं हुआ तो उनको ये लगा, और 20-25 मिनट के बाद उनके 10-12 पाकिस्तान के जवान सिर्फ ये देखने के लिए आए कि हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए हैं। जब वो ऐसे सामने से निकल करके पत्थरों से बिल्कुल बाहर आए, तो हमने आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन किया हुआ था, एक साथ फायरिंग किया, उसमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। अब हमारे पास अम्नेशन भी हो गया, वेपन्स भी हो गया, उन्हीं का अम्नेशन, उन्हीं का वेपन लेकर के बहुत देर तक फायरिंग करते रहे। लेकिन 1-2 जो बचा था, उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बताया कि वहां पर हिंदुस्तान के 8 या 10 ही जवान हैं। साथ विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम वेपन्स का फायर। फिर फायर बंद होते ही ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हमारे नजदीक आने लगे, ग्रेनेड फेंकने लगे। तो जब नजदीक आने लगे तो हमने फायर बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम फायर खोलते हैं हमारा लोकेशन जाहिर होगा और दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है। हमने फायर बंद रखा। नजदीक आते रहे तो हमारी एक LMG लाइट मशीन गन,
उनको नजदीक आने के बाद वो दिखाई दिया। वो दिखाई देते ही सीधा आरपीजी का राउंड उसी के ऊपर दाग दिया। वो बैरल भी डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले नए जवान थे, उसको आकर के जब पत्थर लगे तो उस वेपन को छोड़ करके इस तरफ ऐसे भागे। और मुझे आज भी अपने प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द याद हैं, आज भी मेरे जहन के अंदर वो गूंजते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि योगेंद्र इस एलएमजी को उठा करके फेंक, इस वेपन के सिवा आज दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। मैं इस एलएमजी को उठा करके ऐसे जो मेरी उठा करके फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई। जिस पत्थर से हम फायर कर रहे थे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए थे। मैं बोला सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर है ये पे खड़े हुए। उनको आवाज़ सुनाई दी होगी शायद, सीधा ऊपर से मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका। तो मेरे एक जो नाम राशि था वो मेरे जस्ट पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था। उसको ग्रेनेड का टुकड़ा आकर के लगा, उसके यहां से उंगली कट करके दूर जाकर के पड़ी, तो उसको आभास हुआ कि शायद उसका हाथ कट गया है। उसने तुरंत बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई, मैं बोला नहीं सर आपकी उंगली नहीं कटी, बल्कि हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। बोला पक्का? मैं कहाँ पक्का। उनको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला क्या नीचे चले जाओ। बोला नीचे नहीं जाऊंगा। क्यों? फायर आप कर नहीं सकते तो यहाँ क्या करोगे? बोला मैं बैठ करके तुम्हारा आपका एमिनेशन भरूंगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत थी कि एक बिल्कुल नए रिक्रूट्स, कोई सर्विस का अनुभव नहीं, 19 साल की उम्र, कुछ उम्र का भी अनुभव नहीं, सर्विस का अनुभव नहीं, लेकिन अभी तो किताबों में पढ़ करके आए थे कि एक हिंदुस्तान का सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा था कि एक के बाद एक जो अपने आप को बचा सकते थे लेकिन हमारे लिए कुर्बान हो रहे थे। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी ताकत थी। तभी हमारा एक और स्नाइपर वाला एक लेफ्टिनेंट साहब थे, उनके ऊपर 3 तरफ से पाकिस्तान का फायरिंग आने लगा। तो उनकी तरफ जब हमें आदेश मिला कि यार आप लोग दौड़ करके उनके सपोर्ट के लिए जाओ, तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी, दोनों एक साथ ट्रेनिंग किया था, हम दोनों को आदेश दिया कि हम वहां से चलने लगे। तो शायद उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया होगा, उसने फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका तो उसका एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो मुझे पहली बार चोट लगा था, तो मुझे भी लगा कि शायद मेरा घुटने से पैर कट गया है, क्योंकि जिसको चोट लगती है चोट के दर्द का एहसास उसी को होता है। मैं खड़ा था, खड़े के खड़े नीचे गिरा। फिर नीचे गिरते ही मैंने सोचा कि यार देखता हूं पैर कटा है कि नहीं। मैंने ऐसे हाथ मार करके देखा तो पैर तो नहीं कटा था लेकिन बहुत गहरा जख्म था। खुद फर्स्ट एड कर ही रहा था, तभी एक और ग्रेनेड आया, उसने आकर के यहां से पूरा ये काट दिया। इसको कटने के बाद चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया, दिखाई नहीं दिया। और काफी देर तक जब आंखें नहीं खुली तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें खत्म हो गई हैं। काफी देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहां पर उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे काफी देर तक ब्लड साफ करता रहा, लेकिन फिर खून बंद नहीं हुआ। फिर अपने रेंगता हुआ अपने साथी के पास पहुंचा और पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उनको बोला सर आप मेरा फर्स्ट एड कर दीजिए। उन्होंने भी बोला यार पहले फायर कर। तो मैं फायर कर रहा था। काफी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए यहां तक उनका हाथ पहुंचा था, उसको यहां पर गोली लगी। और इस तरह से करते हुए जब पीछे की तरफ लेटते चले गए, हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोले। तभी मेरी बगल में जो बैठा था, मैं उनको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है। बोला क्या? उसको आकर के ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी आकर के मेरी तरफ लेट गया। मैं प्लेटून हवलदार को बोला कि सर दोनों बंदों की तो गोली लगी है। बोला कैसे है? मैं दोनों के दोनों शहीद हो गए। बस ये आखिरी ये संवाद था। तभी उन्होंने इस तरह से आकर के अल्लाह अकबर का नारा दिया और एक साथ फायर हुआ और उस एक ही पल के अंदर, एक ही क्षण में सब कुछ खत्म हो गया। जिन साथियों के साथ एक पल पहले मैं बात कर रहा था, अभी तो कोई बात करने वाला ही नहीं था। मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। उनके कमांडर ने बोला कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के एक पाकिस्तान का सैनिक आकर के जब हमारे जवानों के शरीरों के अंदर गोलियां दाग रहे थे तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, तो उसने आकर के सामने वाले को मारा, फिर इस तरह से मेरे बगल वाले को मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने आकर के फर्स्ट में मेरे यहाँ पर मारा,
फिर नीचे पैर में, जांग में, नीचे 3 जगह गोलियां मारी। मैं देख रहा हूं कि यहां से धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। जब वो गोली मार करके चला गया, फिर एक विश्वास पैदा किया अपने अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और वही विश्वास था कि आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। उसके बाद उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। नीचे हमारा एक पोस्ट था, एमएमजी पोस्ट, तो उसको बर्बाद करने के लिए टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली थी, उसको मैसेज पास किया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है इसके ऊपर हमला कर दो। जैसी आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि शायद आज तो मेरी पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ इतनी प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं, ताकि वो टाइम से अपने वहाँ पर बिल्डअप हो जाएं, नीचे से जो है पूरा सपोर्ट मंगा लें और आने वाले हमले को नकार दें, उनकी एक भी कैजुअल्टी ना हो। चुपचाप पड़ा रहा ये सोच करके कि कैसे जाऊं यहाँ से, चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी है, अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो जिंदा पकड़ करके ले जाएंगे। अभी एक मौके की तलाश में था। काफी देर के बाद उनका कमांडर ने बोला कि इनके वेपन उठा लो, तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, एक वेपन उठाने लगा, तो उसने आकर के दोबारा से उसी रोटेशन से गोली मारी और फिर भी मेरे बाजू में, जांग में, नीचे पैर में गोली मारी। और एक कदम जब आगे चला तो उसको पता नहीं क्या महसूस हुआ, उसने जब सीने की तरफ बैरल कर दी, तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, जब तक मौत नहीं आई उसको कोई मार नहीं सकता है। पीछे से पूरी पैंट फटी हुई थी, पैंट यहाँ पे पर्स रखा हुआ था और पर्स में भी गिलट के 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे, और उसने गोली दाग दी, वहां पर गोली चला दी और वो गोली जाके सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि अरे मैं तो मर गया हूं। दूसरा पाकिस्तान का सैनिक आया, उसने आकर के मेरे AK-47 उठाया, वापस मुड़ा तो उसका पैर शायद मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई और एक अंदर से, अंतरात्मा से एक आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक मरा नहीं तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास सिर्फ एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना धीरे से हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, फिर जिस तरह से लेटा हुआ था वैसे लेट गया। तो उसके कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं, और जब तक, क्योंकि दोनों तरफ उसके राइफल टकी हुई हैं, जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिरा। एक उस धमाके से जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, लेकिन कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। वो एक कंफ्यूजन था। तभी वो एक मौका था मेरे पास कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। मैं तुरंत उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी पूरी निकल करके बाहर हो गई थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फायरिंग किया, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है, और वहां से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर तक रेंगता हुआ गया तो देखता हूं सामने उनके डिप्लॉयमेंट, वेपन का डिप्लॉयमेंट, उनका लिविंग का डिप्लॉयमेंट, सामने लंगर चल रहा है, सब कुछ वहां से देखा। क्योंकि उस समय जहन के अंदर पागलपन एक ही चीज था, अपने साथियों को बचाना है। फिर वापस मुड़ा, वापस मुड़ने के बाद रेंगता हुआ अपने साथियों के पास आया। आकर के मुझे लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा होगा। आकर के देखा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठ करके रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला। शरीर के अंदर पूरी इतनी कंपन पैदा होगी, ये हड्डियां आपस में टकराने लगी, तो इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करी, लेकिन हाथ बांधा भी नहीं। फिर मुझे लगा कि हाथ कट गया है, इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ, इतनी पीड़ा होने लगी थी। इसको हाथ को तोड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। सोचता रहा कि कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, क्योंकि बिल्कुल नया रिक्रूट, क्योंकि सर्विस का तजुर्बा नहीं, उम्र का नहीं, कहाँ से चढ़े रात को पता नहीं।
अभी कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था, कहाँ हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान है, कैसे जाऊंगा। लेकिन ईश्वर शक्ति तो है जो सबको रास्ता दिखाती है और सबको उस कर्म के लिए पथ के ऊपर आगे भी बढ़ाती है। तभी एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब नीचे पहुंचा तो नाले के अंदर ऐसे गड्ढा था, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। मैं नीचे की तरफ देखा तो मेरे साथी मुझे नज़र आए, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से निकाल करके लेके गए। फिर सीओ के पास पहुँचा, तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दिया। तो लास्ट में सीओ साहब ने बोला, बेटा हाँ कहाँ पर हैं, तो उनको सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर ये है। बोला जवान की रिक्वायरमेंट, मगर जवान की रिक्वायरमेंट सर अम्निशन और फील्ड पट्टी की, बाकी कुछ नहीं है। क्यों, खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। 2 बड्डी पेयर के अंदर सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खा पाए थे, आधा तो बैलेंस ही था। भूख नहीं लगती सर। इतना कहते कहते फिर डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। और 3 दिन के बाद में होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और उसी रात को वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को मेरी दूसरी टुकड़ी ने अटैक किया, बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूं और आप लोगों के बीच हूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि आप लोगों के सम्मुख मुझे अपने इस मातृभूमि के अनुभव सिखाने का, सुनाने का, बताने का मौका स्वामी जी ने दिया। मैं स्वामी जी और तमाम आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। किसी कवि ने कहा है कि करमवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हरिओम। आई थिंक हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं बोलने के लिए कुछ और इसके बाद, मगर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमें कि हमारे अतिथियों को कि वो 5 मिनट अगर वो यहाँ पे ग्रीन रूम में पधारें तो उस बीच में हमारे कैंपस अपने क्वेश्चन इकट्ठा कर लेंगे। Hariom. So as we had discussed, the groups which have to ask the questions, the team leaders please take, and you can stand up, give it to the team leader, and then the questions can be asked. नमस्कार सर, myself सोमनाथ शर्मा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा महसूस हुआ जब सियाचिन ग्लेशियर पे ऑपरेशन राजीव के दौरान आप कुछ भारतीय जवानों के साथ पूरी पाकिस्तानी सेना के आमने सामने थे? हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो क्योंकि हम रिश्तेदारों के घर में जा रहे थे। तो देखो मेरे बच्चों, फौज ऐसी चीज है, उपचार नहीं है, लंबी सोच नहीं करनी है, पढ़कर टेस्ट देने नहीं जाना है। मौत आमने सामने है, उसको ऊपर हमने कैसे हावी होना है, वो हमारे में क्षमता होनी चाहिए। तभी हमने सियाचिन को फतेह किया है। ये नहीं सोचा है, हम कई कॉलेजों में भी लेक्चर दिया है। बच्चा लोग पूछते हैं आपको वो डर नहीं लगा है? मैं कहा कभी अपने पापा को पूछना, पापा डर लगता है आपको? नहीं। वो कुछ भी काम कार्य करके आते हैं, कभी उनसे पूछो। मैं कहा ऐसा हमारे में सोच नहीं है। हम बच्चों को बोलते हैं हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप चिंतित मत रहिए, आप आराम से सोइए, खाइए, पिए, वो हमारे पर छोड़ दो। जो जिम्मेवारी सियाचिन में हमें दी थी, हमने उसको अच्छा सरंजाम दिया है और प्लान किया है कि हमने उसको जीतना ही जीतना है। जो दिल में रखा है हटानी अपने।
Sir, it was really inspiring. I wanted to ask, what do you think is the bigger threat to India today, Pakistan or China, and how can we tackle Doklam and other issues? ये तो आप रोज न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर एक माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जो लोग वहाँ पर डटे हैं उनको घबराहट नहीं है, जो हम आराम से एसी में सोए हैं उनको ज़्यादा घबराहट है। खासकर मीडिया पर्सन्स क्या है, वो कैसे होगा, उसको ऑक्युपाई कैसे करेंगे, उसके ऊपर हमारी मजबूरी क्या है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते कुछ नहीं है और हमें वो दबा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक हो गया है और जो रह गया है मोदी जी उसको ठीक करेंगे, वो इतनी उनमें क्षमता है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, चाइना को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये आप पक्का जाओ। अभी नया रोड बन रहा है, वो आप सब जानते हैं, तो उसको भी बनाकर छोड़ेंगे हम, ताकि चाइना को भी पता चले कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत है। सेटिस्फाई? बस 2 ही क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसी आवाज आनी चाहिए आपकी। अच्छा बैठिए बैठिए। नहीं आप बैठिए, ऐसे ऊपर नहीं जाना है, ऐसे क्या जूता है, ऐसे ऊपर जाना है? नहीं ऐसे ऊपर नहीं जाना है, वो मुकाबला करना है अपनी सूझबूझ से, अपनी सोच से और अपने देश से। वो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो उसको मिलाकर वो जाम रस जब जवान पी लेता है ना, फिर वो पीछे नहीं देखता, आगे ही एडवांस करता है, जैसे आप हैं। डिफेंस एस्पिरेंट बनने के लिए कैसा काम करना है? क्या चीज मैं समझा नहीं। इधर एक्सक्यूज मी। हाँ डिफेंस एस्पिरेंट बनने के लिए कैसे काम करना है? अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए। जैसे हमारे राठौर जी है ना, खेल मंत्री, वो बड़े पेपर में देते रहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, जोश होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, तब आप डिफेंस में आके और देश की सेवा कर सकते हैं। वैसे बेसिकली आप सिविल में भी रहकर सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। वो देश के लिए कोई भी काम करेगा वो देश के लिए है, ये नहीं है स्पेशली एक सेना ही है कि इस टास्क को पूरा कर सकती है। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी का घबराने की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न योगेंद्र सिंह जी से है। जी सर, आप में कुछ रिग्रेट है क्या? अभी आपको कुछ चांस दिया जाए, पीछे जाकर कुछ बदलना चाहते हैं क्या? वैसा कुछ है क्या आपके मन में? पीछे जाकर के मतलब कुछ बदलना है तो क्या बदलेंगे आप आपकी लाइफ में? अपने आप को बदल ले इंसान तो सबसे बड़ा बदलाव आ जाएगा। कुछ एक इंसिडेंट है क्या कुछ? अभी उस समय और आज की डेट में बदलाव एक ही चीज का लेके आए थे। उस समय जो है शिक्षा का स्तर हमारा कम था, अभी शिक्षा का स्तर कुछ बढ़ गया है। तो उस हर एक इंसान को अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहिए। हम बदलाव नहीं लाते हैं, इसीलिए क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि हम दूसरों को देख करके चलने वाले हैं, अपने को आपको देख करके चलने वाले नहीं बन पा रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप को देख करके चलेंगे, अपने आप की खुद की ताकत को पहचानेंगे, तब हम उस ताकत का सही से देश के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमारी एनर्जी तो दूसरे के लिए वेस्ट हो रही है। उसने फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया है, वो कर रहा है, लेकिन हम ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, आगे उन्नति कर सके, सशक्त बन सके, स्वच्छ बन सके। तो ये बारे में हमें सोचना है, अपने आप में ये चीज का बदलाव लाना है। अगर हम एक इंडिविजुअल बदलाव लाते हैं तो हमारी सोसाइटी बदलाव होगी और हमारा देश चेंज हो जाएगा और देश आगे बढ़ जाएगा। सर मुझे ये पूछना था कि आपने अपने साथियों को मरते हुए देखा है, ऑफिसर्स को मरते हुए देखा है, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब आपने इतना दुख देखा है तो आप कैसे कोप अप करते हो? लाइक अभी भी आपको रात को शायद अगर याद आता होगा कि ये है, तो आप कैसे अपना माइंड सेट आपका है कि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में इतना सक्सेस आपने उसके बाद भी पाया, तो आपने कैसा आपका माइंड सेट था? बिल्कुल बेटा, ये वो तो चीज़ें भूल ही नहीं जा सकती हैं। मैंने भी अपने आप से बहुत दिन सवाल किया कि मैं जिंदा क्यों हूँ, बहुत दिन सवाल किया, लेकिन उसका आंसर अभी कुछ दिन पहले मिला। हनुमान थप्पा का नाम सुना? हाँ, जो कि 35,000 फुट बर्फ के नीचे उनकी एक पूरी टीम वहां पर दब गई थी और वहां से फिर वो ही एक अकेला व्यक्ति निकला जो कि 2 दिन के बाद RR हॉस्पिटल में इलाज, अपने जीवन संघर्ष के दौरान अपने आप को वो उस संघर्ष में नहीं जीत पाए और वहां पर वो हार गए। वो जिंदा क्यों था? कभी सोचा आपने इसके बारे में गहराई से? नहीं सोचा होगा। अगर वो जिंदा ना रहते तो एक दिन बहुत छोटी सी एक अखबार के अंदर लाइन आती कि वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, बर्फ के नीचे दब करके 4 फौजी दब करके मर गए। लेकिन उसने अपने जीवन के साथ संघर्ष किया। वो इसलिए जिंदा रहा क्योंकि ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि 35,000 फीट बर्फ के अंदर भी हिंदुस्तान के जवानों ने अपनी मौत के साथ संघर्ष किया था। तो ईश्वर किसी न किसी एक को चुनता है, माध्यम चुनता है। मौत तो सभी की निश्चित है, कोई ऐसा नहीं है कि हम अमर बैठे हुए, सबकी मौत निश्चित है। आप ऐसे कर्म कीजिए कि आपकी मौत भी एक यादगार मौत बन जाए, यादगार। तो मुझे अपने आप में आंसर मिला कि मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ जो मेरे साथियों ने अपने आप को एक संघर्ष से, वीरता से, शौर्य पराक्रम से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को नौछावर किया था। उनकी शौर्य गाथा को आप तक पहुंचाने के लिए मैं जिंदा हूं। नहीं तो कोई पीछे पूछने वाला ही नहीं। क्या आप एक ऐसी सिचुएशन फेस की हैं जहां गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास करते हैं और आपको पता है कि उस को फॉलो करना है, पर उसको फॉलो करने पर वो सुइसाइडल हो जाएगा, मतलब वो पूरा बेस का एक एंडेंजर्ड एरिया हो जाएगा, और आप ऐसे सिचुएशंस को कैसे झेल लेते हैं? मतलब खुद पर डिसीजंस लेना है पर गवर्नमेंट रूल्स भी फॉलो करना है, और हम नौजवानों को भी ऐसे सिचुएशंस फेस करने हैं, और आप जैसे लोग क्या एडवाइस देंगे कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे झेलना है? सबसे पहले एक डिसिप्लिन, इंसान को पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन। अगर मैं डिसिप्लिन है और उसके बाद सबसे पहले आप सोचिए कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, एक हिंदुस्तानी नागरिक हूं। जिस दिन आप एक अच्छे सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक बन जाएंगे उसके लिए देश फर्स्ट होगा, उसका टास्क जो राष्ट्र को ऊपर ले जाने वाला वो फर्स्ट होगा। वो कभी भी, चाहे वो सैनिक के रूप में है, हमारा नौजवान चाहे सैनिक के रूप में है, चाहे देश की युवा शक्ति के रूप में है, अगर कोई आपके पर ऑर्डर्स आते हैं, कुछ भी आता है, नीचे की जो हमारी पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, जो हमारे असामाजिक तत्व हैं, जो धर्म जाति क्षेत्र विशेष के बाद लोगों को भड़काते हैं और हम लोग भड़क जाते हैं और जाकर के रोड के ऊपर अपनी देश की प्रॉपर्टी को पूरा तहस नहस करते चले जाते हैं। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा। हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं
उसके बाद हम किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, किसी क्षेत्र से हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। इसके बारे में सोचो। अगर जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं हिंदुस्तान का हूं, ना मैं यूपी का हूं, ना बिहार का हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, उस दिन जो है हमारे अंदर एक डिसिप्लिन, एक अच्छे और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हम कोई नहीं सोचते हैं, किसी ने भी कहा जाकर के रोड के ऊपर जाम लगा दिया, प्रॉपर्टी को फूंकना शुरू कर दिया, क्योंकि यूथ है, ताकत है, एक शरीर के अंदर उबलती हुई आग है, उसको कहीं ना कहीं तो यूज करना है। अरे उसको देश की उन्नति के लिए यूज कीजिए ना, उसकी देश की प्रॉपर्टी को जलाने के लिए, मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए नहीं। तो ऑर्डर्स को हमेशा ये देखना है, जो भी आपको ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर्स अगर दे रहे हैं जिसमें राष्ट्र का भलाई है, राष्ट्र के लोगों की भलाई है, उसमें उस ऑर्डर को करते चाहिए। चाहे उसके लिए, उस ऑर्डर को मानने के लिए, अपनाने के लिए, उसको ऑर्डर को निभाने के लिए अगर अपने आप के प्राण भी नौछावर हो जाएं, तो वो भी एक राष्ट्र प्रेम है, वो भी राष्ट्र के लिए बलिदान है, उसको देना चाहिए। My question is to Bana Singh ji. This is the last question because Yogendra Yadav ji has to immediately leave, and so last question. हाँ जी. Bana Singh ji, what inspired you to enter into the army? Is it your passion or by inspired by anyone? पहले तो मैंने हेलो इधर excuse. नहीं है, ठीक नहीं हेलो हेलो हेलो। अच्छा, मैं समझा नहीं आपकी बात को। पूछ रहे हैं कि आपको आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? आपकी अच्छा, स्वयं अच्छा। की प्रेरणा है ठीक कि किसी और? ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये जो प्रेरणा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है इन बच्चों ने। ब्रिटिश टाइम में मेरे ताया जी, जिसको हम आज पहले जमींदार बोलते थे, आज नायब सूबेदार बोलते हैं, तो लाहौर से उन्होंने मैट्रिक किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया था। उस समय वो जमींदार थे। तो दूसरे ताया जी भी मेरे, वो भी सिपाही थे, मगर यही मेरे को बोलते थे कि ताया जी ने अगर ब्रिटिश में जमींदार का ओहदा संभाला है, उसका आपने उसके नक्शो कदम पर चलना है और एक स्टेप अपने ताया जी से आगे जाना है, ये उन्होंने कहा था। सेकंड थिंग उन्होंने कहा था, अपने से ऊपर वाले की हमेशा नजर में, रिस्पेक्ट में, इज्जत में पीछे नहीं हटना है, तो जिंदगी में कामयाबी है, तो वो कामयाबी हमें मिली है। एनीवन? ओके, हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आप दोनों यहाँ पर आए और युवकों को इतना प्रेरित किया, और देश के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए कि नेशन अबाउट द सेल्फ, ये आपके जीवन से ही जो आपने परिचय दिया, तो हम आपके लिए, आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Please wait till the dignitaries leave and there are some announcements for you. Please sit for a few minutes.